Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Six Sigma IAS. Now at Six Sigma IAS we are starting this series of The Hindu editorial analysis in which we will cover all the important editorials that are there in that particular day's paper, and our coverage is very different from how it is covered in other institutes because how we cover is we make sure कि आपके पास एक ready notes हो and that notes will be available on our website and on our channel. Okay, so the link will be given in the description. Now let us begin with today's editorial, and today there are four important editorials. The first editorial talks about India-Australia relationship. The second one talks about water governance in peri-urban areas. अब हम सारे का मतलब बताएंगे, इतना complicated सुनने में लग रहा है but it is not complicated at all. ठीक है, so it is about peri-urban areas, water governance. The third and fourth one that talks about the policy of Andhra Pradesh government and about the aging population of India, कि किस तरीके से ना अभी तक हमारे पास क्या था, अभी तक हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड था और थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन what is going to happen gradually the population is going to age. So it talks about how to deal with this aging population that comes with its own set of challenges. Okay, so let us begin with the first article. The first article is about India Australia bridging the trade and trust barrier. ठीक है, before beginning we need to understand the meaning of two terms. सबसे पहले क्या है, the first term is CETA and the second one is CECA. CETA का मतलब क्या होता है? CETA means basically economic cooperation trade agreement and CECA is comprehensive economic cooperation agreement. अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? See, the thing is कि this is something that leads to दिस, मतलब पहले क्या करते हैं, पहले इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है एंड देन उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जब वो एक सक्सेसफुल होता है, दैट अग्रीमेंट इज सक्सेसफुल, देन द कंट्रीज डिसाइड कि हमें अपने रिलेशन को एक स्टेप और फर्दर लेके जाना है एंड लेट अस नाउ साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट. ठीक है, सो पहले वाला क्या है, इट इज मोस्टली लिमिटेड टू फिजिकल गुड्स, मतलब टैरिफ हो गया, टैरिफ मैनेज करना, ठीक है, टैक्सेस वगैरह मैनेज करना, इट इज मोस्टली रिगार्डिंग फिजिकल गुड्स. एंड बाद में द CECA इज अ डीप फुल स्केल पार्टनरशिप दैट कवर्स इन्वेस्टमेंट, सर्विस एंड डिजिटल ट्रेड. ठीक है, सो एज सीन द स्कोप ऑफ दिस इज मच higher. Okay, now let us understand what the article says. अब इंडिया ने क्या किया था, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया they had already signed this ECTA agreement. Okay, in 2022. तो अब क्या है ना कि टॉक्स आर गोइंग ऑन कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बातें चल रही हैं कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एग्रीमेंट हमें उसको भी साइन कर लेना चाहिए. ओके, लेकिन इन दोनों के बीच में देयर इज सम प्रॉब्लम ये है कि द काइंड ऑफ इकोनॉमी ऑफ बोथ द कंट्रीज डेफिनेटली इज डिफरेंट, और इसमें सबसे ब्रॉड जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग इन एग्रीकल्चर. बिकॉज इंडिया का एग्रीकल्चर क्या है ना, इंडियाज एग्रीकल्चर इज वेरी इंडिविजुअल बेस्ड, स्मॉल स्केल, एंड यहाँ पे मैकेनाइजेशन की अगर हम बात करें, मैकेनाइजेशन यानी कि मशीन्स का यूसेज जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल तरीके से एग्रीकल्चर करने का चीज़ है वो आज भी इंडिया में नहीं है. इट इज़ मोर ऑफ अ स्मॉल स्केल इनफॉर्मल काइंड ऑफ एक्टिविटी, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा उनका जो एग्रीकल्चर है उसमें बड़े बड़े फार्म्स हैं, उसमें मशीन्स का यूज़ होता है, सो द गुड्स दैट आर देयर आर मच मोर चीपर. सो बात ये हो रहा है कि अगर हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन करते हैं, सो व्हाट कैन हैपन इज कि ऑस्ट्रेलियन गुड्स माइट स्टार्ट गेटिंग डम्प्ड, द एग्रीकल्चरल गुड्स, फॉर एग्जांपल डेयरी हो गया, क्रॉप्स, पल्सेज एटसेट्रा, ये सब हो गए, दैट माइट स्टार्ट फ्लडिंग द इंडियन मार्केट्स एंड दैट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ problem. Okay, so even though both the countries want to do that, but then we have to decide कि हमें कौन से terms पे उस चीज़ को करना है, because definitely for Australia it is they have an advantage. ठीक है, but then Indians also can use it as a great opportunity, and that is what this article talks about. So see here what it says is the biggest challenge in negotiations is agriculture. Why? Because Australia wants greater access to India's agricultural markets, but India is cautious because Indian agriculture supports millions of livelihoods. The Indian farmers are small and vulnerable, and Australian farms on the other hand are highly mechanized and they are much larger. ठीक है, but then the article argues that we have to have अभी हमारे पास एक level playing field नहीं है, but then we have to come to a agreement. So first let us understand that why does Australia want to sign this agreement, उसका क्या what is its interest.
सो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला आर्गुमेंट ये हो गया, इट विल गेन एक्सेस टू इंडियाज ह्यूज मार्केट, डेफिनेटली, बिकॉज एंड वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ कंज्यूमरिस्ट मार्केट, कंज्यूमर बेस्ड मार्केट. हम अगर अपने आप को बोलते हैं कि हम वी आर दिस लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट द सैड रियलिटी इज दैट वी आर अ कंज्यूमर इकोनॉमी. ठीक है, हमें प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी की तरह और ज्यादा आगे बढ़ना है. डेफिनेटली स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट वी स्टिल हैव टू अग्री दैट वी आर अ consumerist or consumer based economy. So it wants access to India's huge markets. Second is, see, all of these things, the notes are going to be uploaded, so I'm not reading word by word, you can go and check it from the website. So it has a massive population and growing demand. Australia wants to sell more agricultural products, dairy, wheat, education services, very very important, education services, because a lot of Indian students, they go to Australia, they study in the universities, and some of them also settle in ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो इससे क्या होता है, ये जब स्टूडेंट्स वहां पे जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कोर्स फी फिल करते हैं, सेमेस्टर फी देते हैं, बाकी जो हॉस्टल फीस हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, ऑल ऑफ दीज. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस स्टूडेंट स्पेंड्स money in Australia. ठीक है, so education services is also provided by Australia, and usually ये जो trade agreement है ना, उसमें ऐसा देखा गया है कि Australia is getting more advantage compared to India to some extent, because हम एक deficit में चल रहे हैं. ठीक है, next is expansion of education sector. Again, definitely this same point. Next is investment opportunities. Australia wants business and investment opportunities in Indian agriculture, infrastructure, logistics and एग्री-टेक मार्केट, एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया क्या करना चाहता है, ये पार्टनरशिप इसलिए भी चाहता है ताकि हमारे स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज बने अलॉन्ग विथ strategic cooperation, especially in order to counter China's influence in the Indo-Pacific area, ताकि we can take the relation of both the countries to a much deeper level. Now let us understand कि why India wants to sign this agreement. So इंडिया को क्या मिलेगा अगर हम ये एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन करते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट इंडिया गेट्स इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज अ काइंड ऑफ, अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो वो काफी ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहां पे वाटर टाइट एरिया है. ठीक है, सो वहां पर उन लोगों ने, एंड एज वेल एज देयर इज हार्श क्लाइमेट, सो ऑस्ट्रेलिया हैज द टेक्नोलॉजी टू डील विथ, टू डू प्रिसीजन फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, किस तरीके से वाटर को मैनेज करना है, किस तरीके से ड्रॉट को मैनेज करना है, किस तरीके से क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, जिसमें क्या है कि हम, और ऑलरेडी वी नो इन इंडिया व्हाट इज हैपनिंग कि फार्मिंग, अगेन दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर, बट देन व्हाट इज हैपनिंग कि इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर लेवल हम यूज कर ले रहे हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में कि द ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग ड्रास्टिकली इन सेवरल एरियाज. ठीक है, तो वी कैन लर्न दिस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम Australia. Second thing is investment and infrastructure. Australian investment can help build cold storage, supply chains, warehouses and food processing systems. तो आज भी हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोल्ड चेन्स जो होता है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर लिमिटेड, एंड एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स इज एक्चुअली वेस्टेड. तो उनका कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी वगैरह क्या है, दे आर मच मोर एडवांस, सो वी कैन ब्रिंग इन these technologies from Australia. So this will reduce crop wastage. Third is climate adaptation knowledge, कि किस तरीके से climate से adapt करना है. Again I said the same thing. And finally strategic benefits. तो ये जो मैंने चीजें बता दी कि what is the interest of Australia and what is the interest of India. Now the article says कि जो करने की जरूरत है, the government what it has to do is कि इसको अपने मार्केट को ओपन तो करना पड़ेगा if you want investments from Australia, but then we have to decide कि हमें कौन से एरिया में कितना लिबरलाइजेशन करना है, एज वेल एज इट शुड नॉट बी द रिलेशनशिप, बेसिकली जो बोल रहे हैं कि द रिलेशनशिप शुड नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन मार्केट एक्सेस. ठीक है, हमें क्या है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, दिस कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इन सारी चीजों पे हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा. ओके, सो द आर्टिकल इंट्रोड्यूस अर्जेस दैट इंडिया शुड ट्रेड केयरफुली वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स ओन एग्रीकल्चरल interests. और ये सारे क्या है, these are the way forwards that have been suggested. And finally what we can say is that this agreement should become broader strategic development partnership. मतलब हम बोल रहे हैं कि इसको ट्रेड से ज्यादा हमें डेवलपमेंट पार्टनरशिप की तरह देखना चाहिए, rather than merely a free trade agreement based on tariff cuts. समझ में, यूजुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि कम टैक्स देना पड़ेगा, टैरिफ कम देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटीज कम कर दो, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हमें डेवलपमेंट पार्टनरशिप की तरह ज्यादा देखने की
ज़रूरत है. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द next article, and the next article talks about water governance in peri-urban areas. So in this article it is said, first let us see what exactly does the article say. तो इसमें क्या है ना कि पेरी गवर्नेंस एरिया में समझने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेरी अर्बन एरिया, एंड सेकेंड थिंग जो टर्म यूज किया गया है आर्टिकल में दैट इज सेंसस टर्म्स. ठीक है, सो पेरी अर्बन एरिया क्या है? पेरी अर्बन एरिया इज एन एरिया जो कि एक ट्रांजिशन जोन है, अ फिजिकल ट्रांजिशन और फ्रिंज एरिया बिटवीन सिटी एंड कंट्री साइड. मतलब अगर हम एक सिटी से एक गांव में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, सो दिस एरिया इन बिटवीन, इफ दिस इज अ सिटी एंड दिस इज अ विलेज, तो ये बीच का जो एरिया है ना दैट इज अ पेरी अर्बन एरिया. एंड दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिटीज क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद सिटीज जो है उसका डेवलपमेंट क्या हो जा रहा है, सैचुरेटेड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा उसका डेवलपमेंट. सो पीपल आर गोइंग टू लुक फॉर न्यू एरियाज टू डेवलप. मतलब एक एरिया को जब हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, एक्सप्लॉयट कर लेंगे उसके रिसोर्सेज को, देन द कंपनीज विल स्टार्ट शिफ्टिंग टू दीज एरियाज, these transition areas. and इसको आज इसी factors को रख के today we need to plan these areas so that in future when these peri-urban areas become the main cities we are well equipped to deal with the challenges. समझ में आया? So this is exactly what this article is talking about. And then the article also says that these areas are now what are census towns, कि ये जो areas है ना ये आज के टाइम पे census town बन चुके हैं. census town basically means an area जिसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक तो देखने को मिल रहा है अर्बन कैरेक्टरिस्टिक, बट इट इज स्टिल गवर्न्ड अंडर रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जांपल पंचायत, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी एरिया में डिफरेंस क्या है? पंचायत एरिया विच इज काइंड ऑफ अ सेमी अर्बन और अ काइंड ऑफ रूरल एरिया. लेकिन जो सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? पंचायत, उनको हम म्यूनिसिपैलिटी से गवर्न करते हैं बिकॉज द वर्किंग ऑफ दीज टू आर वेरी डिफरेंट. The way they govern is very different because दोनों को जिन चीज़ों पे फोकस करना है, जिन चीज़ों को मैनेज करना है वो कंप्लीटली अलग होता है. सो ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि these peri-urban areas, these are future cities, but then these areas are governed still by the पंचायत, या फिर अगर हम बोलते हैं रूरल तरीके से उनको मैनेज किया जाता है. एंड दैट ब्रिंग्स टू द प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखने को मिल सकता है दैट इज ऑफ वाटर गवर्नेंस. वाई? बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम इंडिया में देखें काफ़ी सारे सिटीज़ वगैरह में ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है. अलॉन्ग विद दैट वाटर जो है ना ये सेमी जो पेरी अर्बन एरियाज हैं, पेरी अर्बन एरियाज से वाटर को डाइवर्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द सिटीज. एंड सिटीज से जो वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज बीइंग डाइवर्टेड. वेस्ट मटेरियल, स्लज, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द पेरी अर्बन एरियाज. तो अभी क्या है, हमारा मेन फोकस होता है सिटीज़ पे, लेकिन जो हमारे फ्यूचर सिटीज़ बनने वाले हैं उन पे किसी का फोकस नहीं है. सो लेट अस बिगिन. इट सेज वाटर गवर्नेंस. इंडियाज वाटर प्रॉब्लम इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू विलेजेस लैकिंग टैप वाटर और सिटीज फेसिंग शॉर्टेजेस और फ्लड्स. पहले प्रॉब्लम क्या था कि गांव में पीने को पानी नहीं है और सिटीज़ में क्या है, सिटीज़ में फ्लड हो रहा है. आज हमारा ये मेन प्रॉब्लम नहीं है. डेफिनेटली दीज प्रॉब्लम्स आर देयर बट अ लॉट ऑफ इट, फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन में हमने जल जीवन मिशन में क्या है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं. लेकिन द बिगेस्ट नेग्लेक्टेड चैलेंज लाइज इन पेरी अर्बन एरियाज. और अगेन दे हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट एग्जैक्टली इज अ पेरी अर्बन एरिया. नाउ why exactly are we seeing it as a problem? Peri-urban areas are important because they are spaces where India's future cities are going to be formed. The article argues that if these areas are ignored today, India will face major water, sanitation, environment and governance crisis tomorrow. ठीक है, वाई? बिकॉज आज का जो अगर हम कंडीशन देखें ऑफ द पेरी अर्बन एरियाज तो ये एक लिम्बो में है. लिम्बो मतलब ना इधर के ना उधर के. दे आर नो लॉन्गर विलेजेस बट दे आर नॉट गवर्नड एज they should be governed, that is as cities. Okay, second is because of weak governance. As a result of this, because of weak governance, the residents face irregular water supply. because इनका सप्लाई हम क्या करते हैं, जो सप्लाई है हम मेनली सिटीज़ में सप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि शहर में रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. पुअर सैनिटेशन, बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू सिटी का जो वेस्ट है वो क्या किया जाता है, यहाँ पे डाल दिया जाता है. ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, अगेन बिकॉज सिटीज़ में क्या होता है, वी हैव द पोल्यूशन, जो फैक्ट्री से सारा स्लज पोल्यूटेंट्स वगैरह आते हैं एंड दिस वाटर अनट्रीटेड वाटर गोज टुवर्ड्स दीज पेरी अर्बन एरियाज. देर इज ऑल्सो लैक ऑफ अर्बन
services. Cities increasingly depend on peri-urban regions for water and land, also shifting waste and pollution onto them. Thus, peri-urban regions have become zones of sacrifice. मतलब इनके कॉस्ट पे हम सिटीज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, सिटीज को मैनेज करते हैं. जोन्स ऑफ सैक्रिफाइस दैट बियर द एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट of urban growth. So the article highlights the sanitation crisis caused by septic tanks, irregular desludging and illegal dumping of sewage and waste वाटर. ठीक है, तो ये मेन क्रक्स है आर्टिकल का. एंड अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जब हमारा मेंस का आंसर है ना, वहां पे जब अर्बन प्लानिंग पे क्वेश्चन आता है, या फिर जब अर्बनाइजेशन पे आता है, या फिर जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, मतलब जिस तरीके से सेंसस टाउन्स की हम बात कर रहे हैं, व्हेन अ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू यूज इन इट. तो इससे क्या होता है, हमारा आंसर और ज्यादा एनरिच लगता है. ठीक है, इट डिफरेंशिएट्स आवर आंसर फ्रॉम द आंसर्स रिटन बाय others. So if you look at the way forward here, it says the way forward says that way forward क्या है, creating nagar panchayats for census towns, improving water governance, protecting water sources, strengthening fecal sludge and waste management, promoting decentralized वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज. डेफिनेटली यहाँ पर हमें लगाने की जरूरत है पेरी अर्बन एरियाज में. एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पेरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड्स एंड रेलवेज नहीं होता. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये भी होता है कि किस तरीके से हम वाटर को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हम ड्रेनेज सिस्टम्स बना रहे हैं, किस तरीके से बेसिकली एवरीडे थिंग्स को हम डील करने के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ infrastructure development. So flood management, water management, these are the things that the article is talking about. Okay, now let us move to the third article. The third article says from black to gray, and this is very important. So सबसे पहले क्या है ना कि this article talks about sample registration system. See, what exactly is the meaning of sample registration system? सबसे पहले क्या है, सुनने में even though it looks complicated but it is very simple. Sample registration का मतलब होता है कि वो randomly क्या करते हैं, कुछ areas लेते हैं और उस areas को ना they survey these areas. When large scale अगर हम सर्वे करने जाएंगे it is going to take a long मतलब लंबा टाइम लगने वाला है उसमें. इसलिए क्या करते हैं, वो कुछ एरियाज को स्ट्रैटेजिकली सैंपल कुछ एरियाज को डिमार्केट करते हैं और वहां पर जाके सर्वे करते हैं. सो सैंपल रेगुलेशन सिस्टम है, ये क्या करता है, ये एक एनुअल डेटा रिलीज करता है ताकि एक साल में हम सर्वे भी कर सकें और उसका डेटा भी रिलीज कर सकें. ओके, सो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज बेसिकली अ लार्ज स्केल डेमोग्राफिक सर्वे conducted by the Office of Registrar General of India to provide reliable annual data. किस चीज को what are the things that it measures? That is birth, death, fertility and infant mortality. Okay, so इसने क्या किया ना, it talks about the findings of this sample registration system. Now it says is कि sample registration system जो है ना, वो ये indicate कर रहा है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है, द फर्टिलिटी रेट इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग. सो मच सो कि हमारा जो एक एक्चुअल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कितने नंबर ऑफ बर्थ होने चाहिए टू हेल्दी तरीके से रिप्लेस करना द एजिंग पॉपुलेशन, दैट इज 2.1, बट इट हैज फॉलन डाउन राइट नाउ टू 1.9. ओके, सो अभी ये आर्टिकल बोल रहा है कि व्हाट आर द वेरियस कॉजेज जिसकी वजह से हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हुआ है. And it then talks about what are the challenges that this is going to cause and how the country has to prepare for it. Okay, so let us see what exactly. अच्छा, एक और टर्म के बारे में इसमें बात कर रहा है, that is median age. Median age का मतलब होता है कि it is exactly अगर हम एक population को 2 पॉइंट में डिवाइड कर दें और बोलें कि this is old population and this is young population, तो जिस एग्जैक्ट मिड पॉइंट को हम डिमार्केट करके बोल सकते हैं कि इसके इधर के लोग यंग हैं, इसके इधर के लोग ओल्ड हैं, दैट इज नोन एज मीडियन एज. और ये हर कंट्री के लिए अलग होता है. और ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया के लिए द मीडियन एज इज 29 years, whereas फॉर चाइना इट इज 40. एंड इट इज गुड टू हैव अ मीडियन एज. अगर हमारे पास कम होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होंगे, एंड उधर जो ओल्डर एज है वो काफ़ी कम है. बट द आर्टिकल सेज कि धीरे धीरे ये जो है हमारा बढ़ रहा है. ओके, सो व्हाई मीडियन एज मैटर्स. अच्छा, इसमें एक बार देख लेते हैं. मीडियन एज इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट एज दैट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू 2 numerically equal groups. Half of the people of the population are older and half are younger. It is a core demographic metric used to measure whether a population is growing older or younger. Now, why median age matters? It matters because a low median age suggests a large future workforce, whereas a high median age suggests
एंड एजिंग पॉपुलेशन। तो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो यूरोपियन कंट्रीज में दे हैव अ हाई मीडियन एज, दैट मीन्स उनका पॉपुलेशन रैपिडली एज कर रहा है एंड रिप्लेसमेंट रेट जो है वो भी काफ़ी कम है. So this okay. Now what the article says is, the article discusses India's transition from young and rapidly growing population to an aging population. It is based on the latest sample registration system report, which shows declining fertility rate, falling birth rate and slowing population growth. Now India still has a demographic advantage. Why? Because अच्छा तो ये भी दिखा रहा है कि we are moving from a phase of population explosion to a phase of aging population and shrinking workforce. Now the thing is कि India still has demographic advantage because हमारा median age क्या है 29 years, but then a large share of population is below 35 years. But then the problem is कि ये रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो हमारा जो ओल्ड पॉपुलेशन है दैट इज रैपिडली इंक्रीजिंग, एंड एज अ रिजल्ट इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स वी विल हैव फ्यूअर वर्कर्स, यानी कि लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मेनी एल्डरली पीपल का मतलब क्या होता है कि हेल्थ केयर और पेंशन बर्डन भी गवर्नमेंट पे है जो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. थर्ड इज इट ऑल्सो मीन्स कि देर विल बी अ स्मॉलर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन कंपेयर टू द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन इट, सो प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, loss of demographic dividend. It also means reduced economic advantage, risk of getting older before getting rich. And यहाँ पर जो है ना, this is the main problem with India, because अभी तक we cannot call ourselves, यूरोप को अगर हम देखें they are already a developed economy. So because they are already developed, already उनका system एक जा चुका है, एक certain economic development उन्होंने achieve कर लिया. So now they have an older population, तो उनके पास वो बैकअप या वो अगर हम बोले फिनेंसेस उतना है कि वो उनके मैनेजमेंट पे, उनके ट्रीटमेंट पे, उनको सपोर्ट करने पे उतना वो ध्यान दे सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है. बट द एंड ऑल्सो दे कैन एक्चुअली अफोर्ड पीपल टू टेक पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज टू देयर ओन कंट्री, खुद के लिए काम करवाना. लेकिन इंडिया में क्या है, हमारा वी आर स्टिल अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, वी आर नॉट अ प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी. सो एज अ रिजल्ट इट्स नॉट दैट इफ आवर पॉपुलेशन एजेस, तो क्या है, हम बाहर से लोगों को लेके आएंगे दूसरे कंट्रीज से जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, एंड लेट देम वर्क इन आवर फैक्ट्रीज टू फ्यूअल आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंडिया हैज टू टेक इन टू अकाउंट द रिस्क ऑफ getting old before getting rich. So aging before achieving high income levels and requires a strong welfare system. समझ में आया? So this is very important, especially this point. Now let us look at some of the reasons that the article says that why did we land up in this particular place, कि क्यों जो है हमारा fertility rate जो है हमारा decline हो रहा है and old age population is increasing. The first thing it says is urbanization. Urbanization is a very important factor because if we know, and even if you observe, usually the kind of couples in the cities, they have lesser number of children compared to those in the villages, simply because cost of upbringing अगर हम देखें that is much higher in the cities. नेक्स्ट इज बेटर एजुकेशन. बेटर एजुकेशन के संग क्या होता है, विद बेटर एजुकेशन people want to focus more on the holistic development of a child rather than having several children and just using them as more hand means more earning. जो कि generally poor people का क्या होता है, they have many kids because more hands means more earning का फंडा जो है that they adopt. Next is access to contraception. This is also a good access to contraception. That is also a reason. Then is higher aspirations. Many couples now they have higher aspirations. चाहे हम career बोल रहे हैं या something, and that's why also what we are happening is fertility rate is declining. Next is improvement in healthcare and life expectancy. That again is very important because इससे क्या हो रहा है, the mortality of the people has also reduced. It says that India must now prepare for a future needs of an aging society. ये तो मैंने already बता दिया. At the same time, the article highlights strong regional disparities. Very very important regional disparities कि throughout India the scenario is not the same, because if you look at the southern states are ahead in demographic transition, whereas the northern states they still have higher fertility and weaker health indicators. And along with that एक तो हमारे पास north south disparity है, along with that we also have disparity between rural and urban areas. Okay, so what it says is कि अगर हमें इन चीज़ों के लिए, अगर if we really want to work hard, so what we have to actually work hard in is on making India rich, ताकि ये जो चीज़ है we do not get old because before getting rich. The rural areas they lag behind still now compared to urban areas. They lag behind in healthcare, education, child survival outcome. Although India's infant mortality rate has significantly reduced,
हैज़ इम्प्रूव्ड ओवरऑल, मतलब हमारा जो है चिल्ड्रन का जो है ना कि द सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन एट बर्थ इट हैज़ इम्प्रूव्ड अलॉट. Some northern states still perform poorly. The article argues that targeted intervention, very important. तो इसमें way forward क्या है? Way forward is the targeted intervention is needed in the lagging regions to reduce disparities and achieve national demographic convergence to avoid the risk of getting old before getting rich. Right? So next we move on to the fourth article, that is baby weight. Now इसमें क्या है ना कि this article is not that important if you see directly. The reason being कि ये ना एक स्पेसिफिक आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई है. इट डिस्कसेस अबाउट दैट पॉलिसी, बट देन द पॉलिसी इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसलिए क्या है, इसलिए वी हैव टू take into account and overall also this thing is going to be very relevant for the future articles that are going to come. ठीक है, तो इसलिए let us just I'm giving you a brief idea. All the points I have actually mentioned here, you can go and check it from the website when you download it. तो इसमें अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो इसमें क्या है ना कि आंध्र प्रदेश में जो रिप्लेसमेंट लेवल है पॉपुलेशन का, दैट हैज गॉन डाउन अलॉट. दैट मीन्स व्हाट कि द फर्टिलिटी रेट जो है आंध्र प्रदेश का वो काफ़ी कम हो गया है एंड द कपल्स आर हैविंग लेसर नंबर ऑफ बेबीज. एज अ रिजल्ट जो उसका पॉपुलेशन है ना वो द ओल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड उसको रिप्लेस करने के लिए यंग पॉपुलेशन नहीं आ पा रहा है. दैट्स वाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेड कि हम क्या करेंगे, हम मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे. मॉनेटरी इंसेंटिव मीन्स कि दे आर गोइंग टू हेल्प द कपल्स दोज हु हैव अ थर्ड चाइल्ड. किस पे? थर्ड चाइल्ड जो है, व्हेन द कपल इज हैविंग अ थर्ड चाइल्ड दे आर गोइंग टू पे देम मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल एज कुछ हो सकता है कि उनको एक्सटेंडेड लीव वगैरह भी दे दें मदर्स को, सो दैट द पॉपुलेशन कैन बी ग्रोन. अभी तक हम क्या है, अभी तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात करते हैं, बट नाउ आंध्र प्रदेश हैज बिकम अ सदर्न स्टेट दैट इज नाउ एक्चुअली गिविंग इंसेंटिव फॉर टू द कपल्स for having more children, especially the third child. Now the problem here is अच्छा सबसे पहले क्या है, what is actually replacement level? Replacement level fertility is the average number of children needed to maintain a stable population, that is good healthy mixture of young and old population. A fertility rate of 2.1 जैसे कि हमने पहले देखा is ideal. A fertility rate below 2.1 जो है that leads to aging and shrinking workforce. So fertility rate below this level over a long period of time leads to shrinking population, aging society and declining working age population. आंध्र प्रदेश का फर्टिलिटी रेट क्या है? 1.5 और इंडिया का ओवरऑल अगर हम देखें इट इज 1.9. सो इट इज इवन इन अ वर्स कंडीशन. नाउ द पॉइंट इज कि सी दिस अगर हम ये जो हम देखें कि इसके कुछ रीजंस होंगे. ठीक है, रीजंस थोड़े बहुत तो हमने ऑलरेडी पहले देखे थे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर विच फर्टिलिटी रेट इज डिक्लाइनिंग. नाउ आंध्र प्रदेश जो ये लेके आए ना पॉलिसी, दैट इज इन ऑर्डर टू बूस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ. सी दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आंध्र प्रदेश बिकॉज वो काफी नीचे चला गया है फ्रॉम 2.1 and that's why it has brought this policy. Here you can read the policy. But then the article says कि ये incentive जो है ना पैसा देना, that is not alone, that is not very fruitful. हमें क्या करना चाहिए कि देखो क्या है कि urban couples को अगर हम देखें इनके लिए पैसा is not the reason why they are not having children. This might prove as an money can prove as an incentive for the people living in rural areas. It can prove as an incentive for the poor people. ठीक है, बट इट कैन नॉट प्रूव एज एन इंसेंटिव फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, स्पेशली द रिच पॉपुलेशन हु इज नॉट कंसीविंग मोर चिल्ड्रन. ठीक है, सो व्हाट इट एक्चुअली सेज इज कि इफ द गवर्नमेंट रियली वांट्स सम फ्रूटफुल आउटकम, सो दिस व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू डू इज इट हैज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द वेरियस रीजंस, the socio-economic transformations, reasons जो है, that is rising education cost, urbanization, expensive housing, delayed employment, women education, aspiration. यहाँ पे women education does not mean that do not educate the women. What it means is educating the women, giving them opportunities at the right time, and then also making them aware of the things that are required to be done. So ये जो चीज़ अगर हम बोलते हैं, so these are the factors that the government needs to take into account rather than giving money as the benefit. और ये चीज़ क्या है, this is not something unique to India. I told you already it is Japan, France, these have already gone through this entire thing. They have tried with this money thing and they are not very successful. It may burden poor families कि हो सकता है the poor people just to get some money, one time money के लिए हो सकता है they have more children, but then it is going to be in the long run, it is going to create policy burden for, it is going to create basically burden for these families, and definitely there is going to be greater burden on women अगर इसको फोर्सफुली अप्लाई किया जाए, बिकॉज इट विल रिड्यूस women's labor, मतलब women का participation in the workforce. It can lead to gender inequality, push women out of formal employment,
and hence these are the things that the government actually needs to bring. Okay, so this is something, just read through it. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, but then you have to read this thing and you can make your own notes. So hope this was useful and do subscribe to this channel. Thank you.